हेलो एंड वेलकम। हम लोग 90s के ऑनवर्ड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन देख रहे हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वेदर यूपीएससी और पब्लिक और स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है 2016 का। अब देखो, मेरा मकसद ये है कि आपको पिछले कई सारे क्वेश्चन दिखाए गए और उसके बाद इसको पॉज करके अटेम्प्ट करें और लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर है वो कर लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखो, एक बहुत ही पुरानी थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी है, हालांकि एक बहुत ही ऑब्सक्यूर हो गई है। ये थ्योरी बात करती है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं इनको 3 जनरेशन में जनरली बांटा गया है। अगर आप एनसीईआरटी से भी वाकिफ होंगे तो जब उसमें राइट्स वाइट्स जब पढ़ाते हैं 7, 6, 8 क्लास की बुक में, तो बहुत ही अच्छे से वेल क्लासिफिकेशन दे करके कि वो समझ में आए। तो 3 जनरेशन ऑफ जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको ऐसे डिवाइड किया गया है कि जैसे जो पहला है वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं। कौन से राइट्स हैं? सिविल प्लस पॉलिटिकल राइट, कि आपको अपने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए अवेयर होना चाहिए। दूसरा है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। और तीसरा जो राइट्स है वो है कलेक्टिव एंड सॉलिडारिटी राइट्स। इस पर कई सारे आर्टिकल्स आए भी, कई सारी जो साइट्स हैं या कई सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं ये एक ऑब्सक्यूर, एक ख़त्म सी जो है थ्योरी है, इसका कोई मतलब नहीं है और इसका कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है। जैसे अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ ना, तो उसमें अलग प्रकार के डिवीजन है, 6-7 प्रकार के जो राइट्स दिए गए हैं हमें, उनके अलग अलग आर्टिकल्स निर्धारित किए गए हैं। ऐसे ही जो है, अब इसमें देखो, अगर आप ये क्वेश्चन को एग्जामिन करोगे, एरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन, तो आपको ये सेकंड जनरेशन में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स की बात कही गई है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की आंसर की में ये सी सही था, थर्ड जनरेशन। तो आप इसको टाइम निकाल के स्पेयर करके पॉज करके इस पर अपना जो है एक केयरफुली एग्जामिन भी कर सकते हैं, 1-2 आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। ह्यूमन राइट्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट्स क्या है, और फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट्स में जो बहस चलती है उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपको जानना चाहिए कि आखिर फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस है। फिर वहीं से इसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द प्रोविजन अनटचेबिलिटी। आगे आने वाले कई सारे क्वेश्चन जो हैं आपको अनटचेबिलिटी के बारे में मिलेंगे। ये 1997 और 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। अब अनटचेबिलिटी जो है अबॉलिश की गई है। इस पर एक बहुत ही बेहतरीन किताब आपको पढ़नी चाहिए, दी अनटचेबल्स। वो किताब है मुल्क राज आनंद की। 1935-39 के आसपास ही वो किताब लिखी गई है। लाइब्रेरी में थी, मैंने तो उसको मैंने पढ़ा था, हालांकि मैंने आधी किताब ही पढ़ी थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत किताब है। जो लोग इंग्लिश ऑनर्स करते हैं उनको शायद मास्टर्स में ये किताब रिकमेंड की जाती है, मुल्क राज आनंद की द अनटचेबल्स। बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आपको बहुत ही ग्राउंड रियलिटी जाना है। एंड द रीज़न इज मुल्क राज आनंद हिमसेल्फ कम्स फ्रॉम अपर कास्ट स्ट्रेटा, और ही राइट्स द स्टोरी ऑफ दोज इन्वॉल्व इन अनटचेबिलिटी। तो उनके साथ कैसे भेदभाव होता है, उनको कैसे जो है एक्सप्लॉयटेशन का शिकार किया जाता है, वो बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट किया था, 1935 में किया था। तो आप ये समझें, इस किताब को बहुत ही अवार्ड विनिंग बुक आप कह सकते हैं। कई लोगों के दिलों पर राज करती है ये किताब अनटचेबल्स। इसको कभी पढ़ें आप। और इसमें मैं यही बात बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि आवाज़ें सिर्फ एक कम्युनिटी या एक कास्ट या एक रिलीजन के लोग ही उठाते हैं। अगर गलत है तो वो कोई भी उसके प्रति अवेयर होकर के लिख सकता है, बोल सकता है। जो गलत है सो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगेन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में फिर से इसमें बात कही गई है। तो अगेन इसमें ऑप्शन आपको डी सही मिल जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2017 में क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी किससे संबंधित है, अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अगेन इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा, ये 15 एंड 13 में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन बी अगेन सही हो जाएगा। आर्टिकल 17 डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो इसमें देखो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2013 का क्वेश्चन है। ये काफ़ी इशू भी रहता है, खासकर महिला ढोना और जो है अनटचेबिलिटी पर कई सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशमेंट, अगेन क्वेश्चन नंबर
आर्टिकल 17 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये देखो इतने सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, पॉज करके अटेम्प्ट करें। A court can presume that any act constituting offence was committed on the ground of untouchability if such offence is committed in relation to a member of scheduled caste। देखो अब मैं आपको इसमें एक हिंट देना चाहता हूँ कि जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट है 1955 का जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट है, आपको पता है जब हमारा संविधान बना तो उसमें कई सारे अपने संविधान में अमेंडमेंट का भी जो है प्रोविज़न दिया गया है। अब उसका जो क्लॉज 12 है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट का, तो उस क्लॉज में ये कहा गया है जनरली ये जो अनटचेबिलिटी की जो घटनाएं होती थी वो एक सेक्शंस के, एक कम्युनिटी के लोगों के साथ होती थी। अनटचेबिलिटी जो है छुआछूत की जो समस्या थी वो शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर्स के साथ थी। इसलिए कोर्ट कभी कभी अगर उनको ऐसा संज्ञान में लेते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि ये घटना अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के साथ ही जो है घटित हुई है। तो इसको आप पॉज करके अटेम्प्ट करें, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि उनके साथ अन्याय जो है हिस्टोरिकल रूप से रहा है। द प्रोहिबिशन एंड अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी मे बी अचीव्ड बाई मेकिंग लॉज। लॉ बनाने से क्या हम अनटचेबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल सही। एजुकेशन देने से ख़त्म कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस से ख़त्म कर सकते हैं। जॉब एंड सर्विसेज देने से कंप्लीट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन जो ऊपर 3 प्रोविज़न हैं वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई या किसी भी व्यक्ति को करोड़ों रुपए कमा रहा है, अच्छी जॉब है, तो वो उसके माइंडसेट चेंज हो सकता है। पैसे का कोई लेना देना नहीं है, जॉब सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट एंड थिंकिंग एंड अवेयरनेस। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें 1992 में क्वेश्चन आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वॉज अमेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकरम दोराईराजन। तो चंपाकम दोराईराजन एंड वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस था, ये काफ़ी फैक्चुअल केसेस है। ये आप कितने अच्छे केस ला हैं। कुछ केस ला तो आपको तैयार ही होना चाहिए, जैसे बेरूबारी, केशवानंद भारती, मेनका गांधी के लिए कई सारे केसेस हैं। एंड देन अब ये केस हो गया। रिजर्वेशन से रिस्पेक्ट में जितने केसेस हुए हैं, प्राइवेसी के रिस्पेक्ट में कितने भी केसेस हुए हैं, तो वुमेन सिक्योरिटी या सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो ऐसे जो रिलेटेड हैं इन्वायरमेंट पर कुछ गाइडलाइंस, कुछ केसला होते हैं, वो सब भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आर्टिकल 39 का जो आंसर हो जाएगा वो है बी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब इसी में जो अच्छा ये भी आप ये ध्यान रखें कि जो पहला अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1991 में, उसी में एक क्लॉज जोड़ दी गई थी। आर्टिकल 15 जो था उसमें क्लॉज 4 जोड़ करके क्या है, जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया था। तो अब इसी में रखें, क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन को भी जो है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है ये स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन का केस था। तो ये आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन भी, द विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस से आर्टिकल 19 ही है। अब इसमें कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 का 1 और इसका सब क्लॉज 1, इसमें ढेर सारे जो आर्टिकल हैं, और जो ए है इसका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी में प्रेस की फ्रीडम आती है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगेन ये को प्रेस की स्वतंत्रता पर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स। तो आप देखो इसमें आर्टिकल 42 आर्टिकल जो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें ऑप्शन डी आपको सबसे बढ़िया नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें अबलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई। अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन गारंटेड फंडामेंटल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कल्चर राइट्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें जो सबसे क्लोज देखने को मिल रहा है वो आर्टिकल 17 है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो है राइट्स वाला जो बताया ना 1955 का जो एक्ट था, उसमें उसकी जो क्लॉज 12 थी वो ये प्रिज्यूम ही कर लेता है, कोर्ट प्रिज्यूम ही कर लेता है कि अगर जो है किसी के साथ अनटचेबिलिटी की घटना हुई है तो वो कौन होगा? शेड्यूल्ड कास्ट ही होगा। तो ये ऑप्शन डी
is seems more correct, is correct. And the Indian Constitution does not give right to freedom of press, but it is included. देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको एक बार कंफ्यूज हो सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। ऐसा नहीं है, देता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं लिखा था। इसको बाद में अभी में एक केस ला हुआ था, सकल वर्सेस 1962 में। सकल 1962 का एक केस ला है, इसका नाम था सकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस ला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो है जो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो 19 का 1 का जो सब क्लास ए है जिसमें कहा है फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी में प्रेस आता है। प्रेस की फ्रीडम उसी के अंतर्गत आएगी, ऑप्शन ए में। ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कई चीज़ें जो हैं उसी के अंतर्गत आती हैं, उसकी लिस्ट है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के साथ वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती रहती हैं। इन विच ऑफ द आर्टिकल द फंडामेंटल राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन आर्टिकल 19 हो जाएगा 44 में, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अच्छा देखो, इसमें जो आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो अनटचेबिलिटी से ढेर सारे क्वेश्चन देखे और प्रेस की फ्रीडम से भी कई सारे क्वेश्चन देख लिए। अगेन इसमें देखो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ right to freedom, which one of the following does not form the freedom to assemble peacefully without arms। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 46 है, 46 का आप देखो तो घिराव ऑफिशियल नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, ठीक है, यही चीज़ें हैं। पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म्स, स्टेट कैन मेक अ लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, पीसफुल असेंबली। तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो फार अवे है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, डज नॉट पार्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबल, तो ये लोग नहीं हो सकते हैं, बाकी इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 3 ऑप्शन जो है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अ सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, ये है ऑप्शन डी इसमें सही मिल रहा है। अगर आप इंडिया की सॉवरेनिटी या कोई भी व्यक्ति सॉवरेनिटी सिक्योरिटी के बारे में ऐसे बोलता है, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट पे बोलता है, पब्लिक ऑर्डर पर बोलता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे डिसेंसी या मोरलिटी और डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू वायलेंस पे बोलता है, तो वो सब क्या है, आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 2 है उसके तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 के 1 में बोलना है, लेकिन आर्टिकल का 19 का 2 में क्या नहीं बोलना है, कौन कौन सी चीज़ें कम्स अंडर द वर्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इसमें अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म करना हम अधिकार होता है, किसी का भी जो है आलोचना कर सकता है कोई भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस करेगा, इंसाइट करेगा, प्रोवोक करेगा, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन रिपब्लिक रिलेट टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21, तो लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, इसको पॉज करके अटेम्प्ट करें। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही कॉमन सेंस की ज़रूरत है। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। क्या लिबर्टी का ये मतलब होता है कि किसी भी संबंधित व्यक्ति के ऊपर पॉलिटिकल रूलर्स का टायरनी ना हो, सिर्फ क्या इतना ही मतलब है? लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वच्छंदता, ठीक है। अब पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कोई छूट, कोई आपके ऊपर बंदिश ना हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई बंदिश ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट एवर वन लाइक्स, कोई भी आदमी जो चाहे वो कर ले, चाहे फिर किसी की जो है किसी के साथ बुरा भी करते, किसी के साथ वायलेंस भी करे, तो ये भी नहीं सही है। बट ऑप्शन डी सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है और एक पॉजिटिव कनोटेशन, एक पॉजिटिव साइन सिग्नल दे रहा है आपको। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, यही मतलब होता है जो जैसा चाहे अपना विकास करे, इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो और फुली हो, विदाउट एनी रिस्ट्रेंट हो, अपने डेवलपमेंट में कहा तो। लेकिन रिस्ट्रेंट का अब्सेंस हो जाना हर जगह सही नहीं है। जैसे रिस्ट्रेंट का, जैसे ऑप्शन बी है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, तो आपके ऊपर अगर कोई बंदिश ही नहीं रहेगी तो आप कोई गलत कदम भी ले सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है टू डेवलप, आपको डेवलप करना। अब आपको यहाँ पे बताएं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एक ऑप्शन होता है। ग्रोथ पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, यानी ये एक पॉजिटिव कनोटेशन दे रहा है आपको, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स वंस पर्सनस राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। अब इनमें अगेन 1982 का एक केस है, सॉरी 1978 का एक केस है शायद, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ 21, मतलब किसी के जीवन जीने का भाई कोई काम हो, कोई इशू हो। ये केस ना पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें मेनका गांधी जी काफ़ी एक्टिविस्ट टाइप की रही हैं शुरुआत के दिनों में, तो इन्होंने कई सारे केस लॉ इनके नाम आते हैं, वो आपको ध्यान में रखने चाहिए, फेमस केस लॉ हैं वो। तो यहाँ तक रखते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पॉज करके अटेम्प्ट करें। 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 50 क्वेश्चन तक हम लोग देखे हैं। ये फंडामेंटल राइट्स के, जैसे हम लोग आज देखो, आज हमारा जो क्वेश्चन सेंटर था वो जनरली अनटचेबिलिटी के इशू पे था, एंड प्रेस की फ्रीडम पर समय समय पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे कोर सेक्टर हैं। ऐसे आने वाले जो 50-60 क्वेश्चन और हैं, 70 क्वेश्चन, उसमें भी हम लोग देखेंगे।